हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू डाउटनट क्लासेस। बेटा आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमें क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो बेटा जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ते हो तो सबसे पहले वहाँ पे एक टाइप ऑफ सेल के बारे में पढ़ते हो, दैट इज़ गैल्वेनिक सेल। उस गैल्वेनिक सेल में एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसके ऊपर बेस्ड होता है हमारा नर्न्स्ट इक्वेशन। तो पहले तो सबसे ज़रूरी समझना ये हो जाता है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो नर्न्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमेशा दिक्कत आती है। तो आज की क्लास में उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इससे हमें क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं, इससे हमें किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी के बारे में कैसे पता लगता है और किसी भी गैल्वेनिक सेल में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो जल्दी से आ जाइए क्लास में। क्लास करेंगे स्टार्ट विद अमेजिंग सेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो बेटा लेट्स गेट स्टार्टेड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम सुनते ही आपके दिमाग में दो वर्ड आता है, एक इलेक्ट्रोड और एक पोटेंशियल। ऑब्वियस सी बात है। पोटेंशियल क्या होता है बेटा? क्षमता। आपकी पोटेंशियल क्या है, मेरी पोटेंशियल क्या है, या खली की पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल को बोलते हैं क्षमता। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड की क्षमता, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेटा होता क्या है इसको समझते हैं। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और एक तरफ रिडक्शन हो रहा होता है। अगर मैं बोलूं कि यह एक गैल्वेनिक सेल है तो गैल्वेनिक सेल में बेटा हम दो वेसल्स लेते हैं। एक वेसल में हम लेते हैं इलेक्ट्रोड और उसको डिप कर देते हैं उसके इलेक्ट्रोलाइट, उसी के सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, राइट। और एक और वेसल लेते हैं हम और उसमें भी हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, दूसरा कोई इलेक्ट्रोड, और उसको भी हम डिप कर देते हैं उसके सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देते हैं बाय अ कंडक्टिंग वायर। हमने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी लगा के कनेक्ट कर दिया। और कंस्ट्रक्शन होता है गैल्वेनिक सेल का, आप लोग को पता होगा कि इसके बीच में एक हम सॉल्ट ब्रिज भी लगाते हैं जस्ट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो बीच में हम यहाँ पर एक लगाएंगे बेटा सॉल्ट ब्रिज, जो कि एक इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब होता है, जिसके अंदर हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं, जो कि फटाफट से दोनों साइड पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ताकि कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे सर्किट के अंदर बना रहे। ठीक है, तो ये काम होता है सॉल्ट ब्रिज का। ठीक है, और ये सेमी सॉलिड पेस्ट में हम इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं ताकि वो इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरा का पूरा हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर गिर ना जाए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐसे अगर अगर मीडियम में रखते हैं। अब बेटा होता क्या है गैल्वेनिक सेल में, हम फॉलो करते हैं एनोड एंड कैथोड। एनोड को बोलते हैं बेटा लोन, क्योंकि एनोड होता है लेफ्ट साइड पर और यह एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए इसको हम लोन नाम से जानते हैं। जबकि जो राइट साइड में होता है, ऑब्वियसली अगर यहाँ पर एनोड है तो यहाँ पर क्या होगा, कैथोड होगा, और अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा दो तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं। यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर आपका रिडक्शन हो रहा है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होंगे बेटा, लूज हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ जम जा रहे होंगे बेटा, इसके ऊपर। इसी वजह से
ये जो आपका एनोड जो इलेक्ट्रोड होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, जबकि यहां पर क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। मतलब यहां से जो ट्रैवल करके इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा वो कॉन्टिन्यूसली सोल्यूशन के अंदर जाता जा रहा होगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होंगे। मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज कंज्यूम हो रहा होगा, जिसकी वजह से यहां पर आपका ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज। और अगर यहां पर मैं बोलूं कि यहां पर CuSO4 का सोल्यूशन था तो यहां से कॉपर आयन, कॉपर के इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होने लगेंगे, यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है गैल्वेनिक सेल का, राइट। ये पूरा प्रोसेस होता है गैल्वेनिक सेल का। अब आप लोगों को पता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। बेटा जब भी दो कंडक्टिंग वायर्स या कंडक्टिंग यहां पर इलेक्ट्रोड्स के बीच में कुछ चार्ज का डिफरेंस होता है तो हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। फिजिक्स में पढ़ा था ना पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर इलेक्ट्रोड के बीच में एक चार्ज का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जब सेल वर्किंग कंडीशन में है तभी तो इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है। इसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जितना चार्ज डिफरेंस डेवलप हो रहा है एनोड और कैथोड के बीच में, जब सेल काम कर रहा है, उसी डिफरेंस को, उसी पोटेंशियल के डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल मतलब स्ट्रेंथ या फिर एबिलिटी किसकी, इलेक्ट्रोड की। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स पे एक तरफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बोले तो रिडक्शन, जो कि हमेशा होगा इन गैल्वेनिक सेल, कहां पर, कैथोड पर। और इलेक्ट्रोड पर ही, दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जहां पर हो रहा है, यहां पर रिडक्शन लिखा हुआ है बेटा, इसको करेक्ट कर लेंगे, जहां पर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, इसको करेक्ट कर लेंगे, ऑक्सीडेशन। और ये हो रहा है किस वजह से बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और ये हो कहां रहा है, ये हो रहा है एनोड पर। सिंपल। अरे भाई जब एक तरफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तरफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो चार्ज का डिफरेंस तो 100% होगा ही होगा। बीच में सॉल्ट ब्रिज भी लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। चार्ज का डिफरेंस होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। किसके किसके बीच में हो रहा है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में हो रहा है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। So the potential developed between these two electrodes when cell are in working condition, तो बोलेंगे हम उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे जी। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने प्रकार के हो सकते हैं। बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप क्यों हुआ, क्यों जनरेट हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो कारणों से जनरेट हुआ, एक तो ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ और एक रिडक्शन की वजह से हुआ। तो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन की वजह से होगा, यहां पर क्या हो रहा था बेटा, ये आपका एनोड की तरह काम कर रहा था, याद करो गैल्वेनिक सेल में, और ये आपका कैथोड की तरह काम कर रहा था। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। एनोड एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, एनोड का जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलते हैं कि एनोड का जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, एनोड पे जो इलेक्ट्रोड, ये जो जिंक लगा हुआ है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा बेटा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो के यहीं से तो जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होता है एनोड का वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो कैथोड का इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है।
कैसे याद रखेंगे? सिंपल सा फंडा है बेटा जब भी आप एनोड को ड्रॉ करते हैं ना, तो IUPAC ने ये बोला हुआ है कि भाई एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड में दिखाना है। ठीक है, ये मैंने आपने नहीं डिसाइड किया, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो यही होता है कि एनोड को आप गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको आप याद रख सकते हैं बेटा लोन से, LOAN। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा बेटा? छोटी सी बात है, L का मतलब होता है लॉस, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लेफ्ट साइड पर होगा। ठीक है, O का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडेशन, एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। A का मतलब होता है एनोड, ठीक है, और N का मतलब होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, और अगर ये लेफ्ट साइड पर है तो ये राइट साइड पर हो जाएगा। यहां पर अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां पर रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन ही होता है, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब रिडक्शन। एनोड है ये तो ये कैथोड हो जाएगा। सिंपल सीधी सी बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन की वजह से जनरेट हो रहा हो तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर रिडक्शन की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसी बात को, ये जो मैंने आपको बात बोली, इसी बात को अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट करना चाहूं, सो बेसिकली ऐसे बोलूंगी मैं बेटा कि इस प्रोसेस में जिंक जो है वो क्या कर रहा है? Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। इस प्रोसेस में जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे और उसको E से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर OP लिख देते हैं इसको। OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। OP मतलब ये PUBG वाला ओवरपावर्ड नहीं है, ठीक है, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ E बेटा जिंक चेंज हुआ Zn+2 में, तो यहाँ पर आपको देखने से तुरंत पता लग जा रहा है कि जिंक चेंज हो रहा है Zn+2 में, तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, मतलब ये एनोड दर्शा रहा है। ठीक है बेटा, अगर इसी मेटल का अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल बताना चाहूं तो मैं इसको क्या कर दूंगी? इसके आयन को इलेक्ट्रॉन दे दूंगी। मतलब ये वाला जो प्रोसेस हुआ इसका ठीक उल्टा प्रोसेस कर दूंगी तो वो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर मैं इसी को यहाँ पर देखिए, इसी वाले रिएक्शन को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, कि Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn। अब यहां पर देखिए बेटा हो क्या रहा है? गेन इन इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब यहां पे रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे E रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ERP। या फिर इसको डिनोट करने का तरीका क्या हो सकता है? E Zn+2 से Zn। ठीक है, इसका आप साथ ही साथ ब्रैकेट में इसका फेज भी लिख सकते हैं कि Zn+2 को आपने ब्रैकेट में AQ लिख दिया, एक्वस, और जिंक को आपने ऐसे ब्रैकेट में सॉलिड लिख दिया, ऐसे भी करते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, ये बेटर तरीका होता है बल्कि। ठीक है, इसको ऐसे कर दिया, इसको AQ कर दिया, मतलब ये एक्वस मीडियम में था Zn+2 और जिंक जो सॉलिड था वो आपका ऐसा था। अब बेटा ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें, सो दीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हुआ होगा और इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हुआ होगा वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। सो फॉर द सेम एलिमेंट, अगर मैं सेम एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन की वजह से और रिडक्शन की वजह से निकालूं तो दैट विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट। तो यहां पर मैं बोल सकती हूं फॉर सेम एलिमेंट, फॉर सेम एलिमेंट मैं बोल सकती हूं कि EOP इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ERP। इक्वल एंड ऑपोजिट भी तो होगा ना बेटा, ये रिएक्शन को हमने क्या कर दिया, ठीक उल्टा कर दिया है, ठीक है। सो इक्वल एंड ऑपोजिट, एक ही एलिमेंट, अगर मैं सिर्फ जिंक का देख रही हूं तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर और ऑपोजिट होगा। अब आते हैं रिडक्शन पोटेंशियल पे। तो रिडक्शन पोटेंशियल में यहां पर अगर मैं देखूं तो बेटा कॉपर जो आयन है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कहां आ जा रहा है, सोल्यूशन के अंदर आ जा रहा है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन के अंदर आ जा रहा है, जिसकी वजह से जो कॉपर +2 आयन है एक्वस मीडियम में जो पड़ा हुआ है वो दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर ले रहा है। और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना ले रहा है बेटा, फटाफट से कॉपर सॉलिड बना ले रहा है। मतलब यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रहा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रहा का मतलब कि यहां पर रिडक्शन हो जा रहा। रिडक्शन का मतलब यहां पर आप रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, दैट इज ERP। RP बोले तो रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर इसको दर्शाने का एक और तरीका होता है, या फिर मैं बोल सकती हूं कि E, ठीक है, कॉपर +2 एक्वस से जाके कॉपर सॉलिड बना दे रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, ठीक है। तो यहां पर भी मैं बोल सकती हूं कि अगर मैं इसका ऑपोजिट प्रोसेस लूं, दैट इज Cu सॉलिड ये Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं ये वाला प्रोसेस लूं, ठीक है, यहां पे मैं सेकेंड पॉइंट बना दे रही हूं। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में अगेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस के लिए मैं क्या बोलूंगी बेटा, EOP, और ये क्या है, ERP। EOP और ERP को अगर ध्यान से देखिए, रिलेट कीजिए, तो ये क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट, क्योंकि रिएक्शन क्या है, ठीक इसके उल्टा है, ठीक है। सो EOP इज इक्वल्स टू माइनस ERP, अगर एक ही मेटल का मैं देख रही हूं तो। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन में जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, देख रहे हो, ई के ऊपर ऐसे नॉट लगा दिया गया है, एक छोटा सा गोला लगा दिया गया है। यही बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब मेजर हो रहा है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब कि जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन ले रहे हैं हमारे किसमें, गैल्वेनिक सेल में, उनका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, और उनका जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ये गैल्वेनिक सेल में जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो प्रोसेस, रिडॉक्स रिएक्शन का जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड कंडीशन। इस कंडीशन पे जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगेन इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ये भी तो 2 तरीके से हो सकता है, ये भी तो ऑक्सीडेशन की वजह से हो सकता है, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे SOP, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम बोलेंगे SR, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोला जा सकता है, ठीक है। और अगर मैं आपको एक और बात बोलूं कि E0OP जो होगा, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा, वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। अगर मैं
सेम मेटल की बात करूं तो, ठीक है, सेम मेटल की बात करूं तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन भी लागू होता है, ठीक है। बस आपने किया क्या है, आपने कंसंट्रेशन और टेम्परेचर को फिक्स कर दिया है, 1 मोलर कंसंट्रेशन ले लिया है, 298 केल्विन ले लिया है, वही E क्या हो गया है अब, E0 हो गया है, मतलब वही E अब स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन गया है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं कि किसी भी सेल का, किसी भी गैल्वेनिक सेल का जो इलेक्ट्रोड, ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल होता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चे बहुत दुखी होते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, कि क्या कैसे मेजर करें, क्या करें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हो रहा है और जा रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल बन जा रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये सॉल्ट ब्रिज है, देख रहे हो, सॉल्ट ब्रिज तुरंत जाके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस कर रहा है। जब भी यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज क्या हो जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की कमी आ जा रही है, यहाँ पर आ जा रहा है तुरंत से आपका पॉजिटिव वाला पार्ट, और यहाँ पे जब भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाके उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, जस्ट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। यहाँ पर हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, ठीक है। तो अब बताया जाए जरा कि इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है, और पोटेंशियल का डिफरेंस हो रहा है ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम क्या करें कि जो कैथोड पे ऑक्सीडेशन की वजह से, एनोड पे जो ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हुआ, और जो कैथोड पे रिडक्शन की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हुआ, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा मेरा पूरा सेल का E का वैल्यू। तो E सेल बेटा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कंफ्यूज नहीं होना, E सेल इज इक्वल्स टू E कैथोड प्लस E एनोड। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम बुक में तो हमने लेफ्ट माइनस राइट पढ़ा था या राइट माइनस लेफ्ट पढ़ा था, हमने तो कैथोड माइनस एनोड पढ़ा था, हमने एनोड माइनस कैथोड पढ़ा था। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ जाएंगे अब कि मैम हमने तो ऐसे पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था। तो बेटा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, मैंने बोल दिया ना कि ये फॉर्मूला अगर लगाओगे आप तो कभी भी कंफ्यूजन होगी ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कंफ्यूजन होना। क्यों, क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ E सेल इज इक्वल्स टू E कैथोड प्लस E एनोड बोलती हूँ, तो आपको तुरंत वहां पे समझ जाना चाहिए कि भाई कैथोड पे मैं कौन सी वैल्यू लूंगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की या रिडक्शन पोटेंशियल की। बेटा कैथोड पे जो प्रोसेस हो रहा है उसी का हम वैल्यू भी लेंगे। कैथोड पे हमेशा हम रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, क्योंकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसलिए देखो पॉजिटिव साइन रहेगा तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, नेगेटिव साइन में कंफ्यूजन होती है। तो पॉजिटिव साइन से ही याद रखिए, एग्जाम टाइम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप वो सारी चीजें प्लस माइनस कर लेना, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना कि कैथोड प्लस एनोड होता है, कैथोड पे आपने लेना है हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल। ऑलवेज रिमेंबर, कैथोड पे क्योंकि रिडक्शन होता है इसलिए हम कैथोड पे हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे, ठीक है। और एनोड पे हमेशा क्या रहता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे हम एनोड पे। बस इतनी सी बात है, और आपका यहां पर आ जाएगा इजीली E सेल। अब सिमिलरली E0 सेल भी अगर कैलकुलेट करने को बोले तो E0 सेल में कुछ अलग थोड़ी ना हुआ है, E0 सेल का भी तो यही फॉर्मूला होगा, सिर्फ कंडीशन स्टैंडर्डाइज किया है ना। तो E सेल और E0 सेल में कंफ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि E सेल ही क्या हो गया है, E0 सेल बन गया है जब आपने स्टैंडर्डाइज कंडीशन ले लिया है, जब आपने 1 मोलर कंसंट्रेशन ले लिया है इन दोनों का, और जब आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया है दैट इज 298 केल्विन। तो क्या ये बात आपको समझ में आई, जल्दी से बताइए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए बेटा आगे बढ़ते हुए, अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है इसमें हम क्या करते हैं, ये बहुत ही काम की सीरीज है, ये बहुत ही काम की सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ सीरीज इन विच ऑल द SRP वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है,
all the SRP values of the elements are arranged in increasing or decreasing order. Standard condition में, ठीक है. So electrochemical series is a series in which all elements are arranged in order of their increasing, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, और decreasing values of their SRP, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. हमेशा याद रखना, यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का यूज करते हैं. अब बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से एक और बात समझा देती हूं मैं. अगर किसी का SRP वैल्यू या RP वैल्यू, मान लीजिए RP मतलब SRP, ठीक है, बस स्टैंडर्ड कंडीशन रख दिया है. अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा फैक्ट बोलूं कि अगर हमारे पास कोई मेटल है या कोई एलिमेंट है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर किसी का बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है भाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है. तो उसका खुद का रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी? बहुत अच्छी होगी. किसी भी एलिमेंट का अगर रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मतलब ERP बहुत ज्यादा है, मतलब E0RP भी बहुत ज्यादा होगा. इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि दैट पर्टिकुलर एलिमेंट कैन बी इजीली रिड्यूस्ड. जिस एलिमेंट का ज्यादा है वो एलिमेंट बहुत आसानी से रिड्यूस हो जा रहा है, उसीलिए उसका RP दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत आसानी से रिड्यूस हो जा रहा है. और जो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा बेटा, वो दूसरों को क्या कर सकता है? उतने इजीली ऑक्सीडाइज कर सकता है. मतलब जो इजीली रिड्यूस हो जाएगा बेटा, वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि नहीं होगा? मतलब अगर किसी का ERP वैल्यू बहुत अच्छा है, मतलब वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. दूसरी बात, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है, चलिए मैं रिडक्शन पोटेंशियल के ही टर्म्स में बोलती हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो. अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, इसका क्या मतलब है? अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, इसका क्या मतलब है? अरे भाई, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आर इक्वल एंड ऑपोजिट. मतलब अगर रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, ठीक है. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब उसका ERP तो बहुत कम है, लेकिन ERP कम होने का क्या मतलब है कि उसका EOP बहुत ज्यादा होगा. और अगर EOP बहुत ज्यादा है तो मतलब वो सब्सटेंस को, वो पर्टिकुलर एलिमेंट को हम बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज्ड. और जितनी आसानी से हम उसको ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, ये एलिमेंट दूसरे को उतने ही अच्छे से रिड्यूस कर पाएगा. एजेंट किसका काम करता है? दूसरों का, ठीक है. तो जो दूसरों को अच्छे से ऑक्सीडाइज कर रहा है वो खुद तो रिड्यूस होगा ना. अगर जैसे कि मेरे बटुए में अगर 100 रुपए हैं, मैं अगर आपको 80 रुपए देती हूं तो आप क्या हो रहे हो? ऑक्सीडाइज हो रहे हो. आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मेरे बटुए में से तो 100 से क्या हो गया बेटा? कितने रुपए हो गए? 20 रुपए हो गए. मेरा बटुआ रिड्यूस हो गया, आप ऑक्सीडाइज हो गए. अगर मैं आपको पैसे दे रही हूं तो मेरे जेब से तो पैसे खत्म होंगे ना. तो जो ऑक्सीडाइज कर रहा है वो इजीली खुद क्या हो रहा होगा? रिड्यूस हो रहा होगा. और जो रिड्यूस कर रहा है दूसरों को, जो दूसरों से पैसे ले रहा है, उसके अपने बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा होगा, वो खुद क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, तभी तो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है बेटा.
इजीली ऑक्सीडाइज्ड मतलब वो एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आए। और इसी का एप्लीकेशन है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही ये आपका एप्लीकेशन आता है। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर है आपका फ्लोरीन, फिर परमैंगनेट आयन, फिर Cl2, फिर डाइक्रोमेट Br2 Fe+3 और लास्ट में आते आते लिथियम है। मतलब सबसे ऊपर वीकेस्ट, यहां पे अगर रिड्यूसिंग एजेंट की वैल्यू, यहां पर अगर हम देखें किसकी वैल्यू, इंक्रीजिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहां पर जो वैल्यूज गिवन है बेटा, वो वैल्यूज गिवन है हमारी किसकी, E0 Rp की। इसका खुद का रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे अच्छी है और इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी देखो माइनस में है, नेगेटिव में। ये रिड्यूस नहीं होना चाहता, तो क्या होना चाहता है, ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है। और अगर ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो जो एलिमेंट सबसे नीचे है दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, एंड दिस एलिमेंट इज वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि ये वाला जो एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा फ्लोरीन, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये दूसरों को क्या कर देगा बेटा, ऑक्सीडाइज कर देगा, दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, तो जिसका जितना अच्छा SRP वैल्यू वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका जितना नेगेटिव SRP वैल्यू उसका उतना पॉजिटिव SOP वैल्यू, मतलब वो उतना अच्छा खुद ऑक्सीडाइज होगा, मतलब वो दूसरों को उतना अच्छा रिड्यूस करेगा और वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। राइट, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा गिब्स फ्री एनर्जी और EMF की। व्हाट इज EMF एंड व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी। तो बेटा जो काम हो रहा है यहाँ पर, कैसा काम हो रहा है, एक इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है, एंड इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी चेंज। जितना भी फ्री एनर्जी आपके है, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी में जितना डिक्रीज होगा उतना ही यूजफुल वर्क डन होगा। डिक्रीज इन द, इसको हम बोलते हैं यूजफुल वर्क डन, यूजफुल वर्क डन। और ये यूजफुल वर्क डन क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिकल वर्क डन को देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन, अगर मैं बोलूं W इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल इज व्हाट, Q इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, याद आया, Q इंटू V। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अगर एक मोल है तो कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 इंटू Na। इसी को हम बोलते हैं 1 फैराडे। E इंटू Na मतलब एक मोल का जो चार्ज होता है, 1 मोल ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं 1 फैराडे, 1 फैराडे। तो n मोल चार्ज के लिए कितना हो जाएगा आपका Q, n फैराडे। तो n फैराडे इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, E सेल, और यही है आपका W इलेक्ट्रिकल, और W इलेक्ट्रिकल है डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, नॉट डेल्टा G, इट इज नॉट डेल्टा G, इट इज माइनस ऑफ डेल्टा G। तो मैं बोल सकते हूं कि माइनस डेल्टा G दैट इज डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू NF E सेल, और यहां पर बोल सकते हैं कि डेल्टा G is equals to minus of NF E cell, where delta G is Gibbs free energy, E is the electrode potential of the cell, F is the charge of 1 mole of electron, and आपका अगर यही स्टैंडर्ड कंडीशन में देखा जाए तो डेल्टा G की जगह डेल्टा G नॉट हो जाएगा और E की जगह E नॉट हो जाएगा। बस इतना सा चेंज होगा, बाकी सारी चीजें तो सेम ही हैं, बाकी सारी चीजें तो सेम ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए गिब्स फ्री एनर्जी और EMF ऑफ द सेल। अच्छा, हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ा था बेटा कि डेल्टा G जो होता है ना, वो हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है, डेल्टा G, और हमने डेल्टा S के बारे में भी देखा था। डेल्टा G और डेल्टा S क्या होते हैं बेटा, ऑपोजिट चार्ज के होते हैं, ऑपोजिट नेचर के होते हैं। डेल्टा G इज इक्वल्स टू -T डेल्टा S, अगर याद हो। एंट्रोपी यूनिवर्स की हमेशा बढ़ती रहती है
और वो हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस। अगर ये नेगेटिव है तो अगर ये रिएक्शन क्या होगा, अपने आप स्वचालित खुद से होता रहेगा, आपको कोई एक्सटर्नल कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। और अगर ये पॉजिटिव है तो जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है बेटा तो ई सेल क्या हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ऑफ ई सेल, ठीक है, माइनस एन एफ ऑफ ई सेल। ये तो हमें पता है ना, अभी निकाला ना ये बात कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ऑफ ई सेल। तो अगर ये नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव ई सेल, और यहां पर हो जाएगा नेगेटिव ई सेल। मतलब सेल आपका खुद से काम तभी करेगा जब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, अदरवाइज सेल काम नहीं करेगा। जो आप ई कैथोड प्लस ई एनोड लगा रहे थे वो जब पॉजिटिव होगा तभी सेल काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है ई सेल पॉजिटिव होगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है ई सेल नेगेटिव होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और ये जीरो तो ये भी जीरो, मतलब अपना रिएक्शन हो गया है भाई इक्विलिब्रियम में, अपना रिएक्शन हो गया है इक्विलिब्रियम में। क्लियर? चलिए अब बारी आ गई है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ई सेल एंड डेल्टा आरजी ऑफ द रिएक्शन आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यहां पर अब आपका काम आ रहा है थर्मोडायनेमिक्स। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास साइज शेप, वेयर एज एक्सटेंसिव आर डिपेंडेंट ऑन मास साइज एंड शेप, ठीक है। तो ई सेल किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा जी तो क्या होता है बेटा, एक्सटेंसिव होता है, और ई सेल क्या होता है, इंटेंसिव होता है। ई सेल को कोई मतलब नहीं है मास से, चार्ज से, शेप से, साइज से, ठीक है, मास से, साइज से या शेप से, ठीक है, वो आपका एक्सटेंसिव क्वांटिटी तो डेल्टा जी है, और इसी को आप ऐड कर सकते हैं। सो डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये एडिटिव नेचर में होता है, ठीक है, मतलब किसी भी दो रिएक्शन में अगर आप डेल्टा जी निकालो तो डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं कर सकते। दीज आर नॉन एडिटिव इन नेचर। ई सेल दो रिएक्शन के ई सेल को आप ई वन प्लस ई टू नहीं कर सकते, नॉन एडिटिव इन नेचर, ठीक है जी। चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पर हमारा थर्ड ऑप्शन, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ द टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल इज कॉल्ड। बेटा जब आपका सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं है, जब आप बैटरी खरीद के लेकर आते हो, ठीक है, सेल खरीद के ले आते होगे, जो छोटा सा सेल होता है, ठीक है, निप्पो का या फिर एवरीडे का और या फिर आपका ड्यूरा सेल का, तो उस पर 1.1 वोल्ट लिखा रहता है, ठीक है, जो सेल खरीद के ले आते हैं आप मार्केट से, उस पे यहां पर आपका कहीं लिखा रहता है 1.1 वोल्ट। तो क्या आपको हमेशा 1.1 वोल्ट मिलेगा उससे? बेटा जैसे ही आपने इस सेल को रिमोट के अंदर लगाया वैसे ही इसका ईएमएफ क्या होने लगेगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज होने लगेगा, ठीक है। मतलब इतना दिस एनर्जी, दिस potential difference is the maximum amount of potential difference that can be achieved from this cell। लेकिन जैसे ही आप सेल लगाओगे ये तुरंत क्या हो जाएगा, 1.1 से यूज्ड अप होने लगेगा ना, ठीक है। सो ईएमएफ उसी दौरान बोलते हैं जब सेल आपका वर्किंग कर, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट कैन बी गेट फ्रॉम अ सेल इज नोन एज ईएमएफ व्हेन सेल इज नॉट इन वर्किंग कंडीशन। और वही पॉसिबल तब ही हो सकता है जब सेल वर्किंग कंडीशन में ना हो, एकदम नया नवेला हो। तो ये हो जाएगा सेल ईएमएफ व्हेन नो सेल इज ड्रॉन, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, क्योंकि जैसे करंट ड्रॉ करोगे आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका
कम होने लगेगा, यूज डाउन होने लगेगा सेल, ठीक है, तो सेल ईएमएफ बोलेंगे इसको। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है बेटा, और इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम कराते हैं कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देके, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक है तो इलेक्ट्रिसिटी से ही देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ई सेल क्या होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब कम होना चाहिए, और इसका आप ई सेल बढ़ाएंगे, ठीक है, कैसे, ई सेल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जो आप एक्सटर्नल वोल्टेज देंगे, ठीक है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनेगा, ठीक है। तो ई एक्सटर्नल शुड बी ग्रेटर देन ई सेल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईएमएफ ऑफ द सेल ई नॉट इज इतना, ठीक है, एंड ई नॉट इज इतना। हमसे ईएमएफ ऑफ दिस सेल पूछ रहा है, मतलब जब निकल से निकल +2 बना रहा है और जब गोल्ड +3 से गोल्ड बन रहा है, मतलब यहां पर हो रहा है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये है आपका एनोड, और यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब ये है आपका कैथोड। सिंपल क्या करना है आपको, ई एनोड प्लस ई कैथोड कर देना है, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू किसकी गिवन है, Ni+2 से Ni की, हमें चाहिए क्या, Ni से Ni+2, ये चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, इक्वल एंड ऑपोजिट कितना हो जाएगा, +0.25, और यहां पर हमें क्या वैल्यू दिया हुआ है, Au+3 से Au, और यहां पर भी Au+3 से Au जा रहा है, तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका E0 अगेन क्या है, 1.5 है। तो क्या करेंगे बेटा, एनोड पे आपने लिया E, Ni से Ni+2 का कौन सा पोटेंशियल, OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड E Au+3 से Au, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दिस इज योर OP एंड दिस इज योर RP, क्या है +0.25, और ये है 1.5, ऐड किया 1.75। E0 सेल कितना आया, E0 सेल कितना आया, E0 की ये वैल्यूज है सारी स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ठीक है, क्या आया 1.75, दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड हेंस सेल इज स्पॉन्टेनियस, द सेल इज वर्किंग स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर अब बताना है हमें E0 इस सेल का इतना दिया हुआ है और E0 इस कंडीशन में ये गिवन है। हमें बोल रहा है कि ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन दिस विल बी, ठीक है। तो देखिए बेटा यहां पर हो क्या रहा है, Fe से बन रहा है Fe+2, मतलब यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, और Fe+3 से बन रहा है Fe+2, मतलब यहां पर हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो यहां पर ये ऐसे याद रखिएगा, ये क्या है आपका Fe+2 से Fe, मतलब आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा OP और यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको RP, ठीक है। तो ये है आपकी किसकी वैल्यू, ये तो आपकी RP की वैल्यू है। इसको E0 Fe से Fe+2 बना देंगे, क्या ले लेंगे बेटा, +0.441, और यहाँ पर आपका ये +3 से ही गिवन है +2 का, तो इसमें तो कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है, ये इतना ही है। द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन विल बी, दोनों को आप ऐड कर देंगे 0.441, 0.771 ऐड किया, कितना आ जाएगा बेटा इसमें 2, ठीक है, ये आएगा आपका 11, 12, 1.212 वोल्ट, दैट इज ऑप्शन ए, ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0, मतलब सेल इज इन वर्किंग कंडीशन, ठीक है। चलिए, the greater value of standard reduction potential, greater will be the tendency to get reduction potential ज्यादा है तो वो खुद easily reduce होगा, greater will be tendency to get reduce and to accept electron, दोनों तो सेम ही मतलब है ना, तो both B and C हो जाएगा इसका आंसर,
ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने पढ़ा कि क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उससे रिलेटेड हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी सजेशन दीजिएगा कि नेक्स्ट लेक्चर कौन से टॉपिक का आपको पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।